सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है हमने क्लास 10th की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमने यहाँ पे इसके 2-3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी के कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। हमने यहाँ पे देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ। हमने उसमें ये भी देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेपोलियन है उसने क्या क्या चेंजेस लाई यहाँ पे। और इसी के चलते चलते हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे नेशनलिज्म की जो भावना है पूरे यूरोप के अंदर फैल रही है और एरिस्टोक्रेसी और जो न्यू मिडिल क्लास है वो कैसे क्रिएट हुई हमारे सामने। हमने ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम टॉपिक करने वाले हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। आज हम ये टॉपिक करने वाले हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है लिबरल नेशनलिज्म जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है। दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये जो लिबरलिज्म होता है, लिबरलिज्म हो गया फिर लिबर्टी हो गया, ये क्या चीज़ है। दोस्तों जो लिबरलिज्म होता है मतलब जो लिबर्टी होती है ये कहाँ से वर्ड निकल के आया सामने। दोस्तों इसका जो रूट वर्ड है, लिबरलिज्म का जो रूट वर्ड है वो क्या है, वो है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री। मतलब जो लिबर्टी है किस वर्ड से निकल के आया है, लिबर्टी से निकल के आया, मतलब फ्री। फ्री जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं लिबर्टी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मतलब लिबर्टी बोली जा रही है कहाँ से, फ्रांस के लोग डिमांड कर रहे हैं लिबर्टी के लिए। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों अर्ली 19th सेंचुरी में ही जो पूरा यूरोप था उन पूरे यूरोप के अंदर किसकी भावना चल रही है, लिबरलिज्म की जो भावना है, लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म की जो थिंकिंग है वो पूरे यूरोप के जितने भी सिटीजन्स हैं सबके अंदर चल जा चुकी है। सब लोग डिमांड कर रहे हैं लिबरलिज्म लिबरलिज्म लिबरलिज्म। अब ये जो टर्म लिबरलिज्म है ये कहाँ से डराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिबर, जिसका मतलब फ्री होता है। जो भी नई मिडिल क्लास वहाँ पे बनी पूरे यूरोप के अंदर वो इस चीज़ को मान रही थी भी देखो हमारे जितने भी इंडिविजुअल हैं, हम जितने भी इंडिविजुअल हैं सबको फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी सबके पास होनी चाहिए और इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EBL बोलते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि लॉ के सामने सब इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ सिटीजन हु डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड अकॉर्डिंग टू द मोनार्की। मतलब ये सिटीजन्स हैं, दीज आर द सिटीजन्स हु डिसाइड, कि वो डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ गुड फॉर देम या फिर व्हाट इज़ बैड फॉर देम, कि क्या चीज़ सही है उनके लिए और क्या चीज़ गलत है ये वो डिसाइड करेंगे, ना कि मोनार्की, नॉट बाय मोनार्की। मोनार्की ये सब डिसाइड नहीं करेगी। कौन करेगा, हम सिटीजन्स डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। अगर हम पॉलिटिकली बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो लिबरलिज्म है इसका दो, ऐसे तो मल्टीपल चीज़ों में हम देखते हैं कि लिबरलिज्म का जो इम्पैक्ट पड़ता है मल्टीपल चीज़ों में पड़ता है, बट आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पे एक पॉलिटिकली वे दिया हुआ है और इकोनॉमिकली दिया हुआ है, इकोनॉमिक डायमेंशन और पॉलिटिकल डायमेंशंस दी हुई हैं। अब इन्हीं दोनों डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकली अगर बात करते हैं, जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है वो बाय कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट मतलब हमसे राय लेनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इंडिविजुअल शुड डिसाइड, इंडिविजुअल डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट कैसी होगी। हर एक इंसान डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ उसके लिए ठीक है और कौन सा लॉ उसके लिए खराब है, बैड है। ये समझ आ गया। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जब खत्म हुआ था, जो लिबरलिज्म थे इनको समझ आ चुका था कि लिबरलिज्म इस वे में काम कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, बोल रहे हैं कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी को ख़त्म होना चाहिए और जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उसका भी ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा या फिर जो गवर्नमेंट होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे राइट टू वोट की बात की जा रही है, राइट टू वोट होना चाहिए। अब क्या होगा, इसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी वो देखेंगे। मतलब 19th सेंचुरी के आते आते जो लिबरल्स है इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये नहीं होनी चाहिए। नो वन डिनाई द राइट टू प्रॉपर्टी,
राइट टू प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए, सिर्फ प्राइवेट लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। तो यहां के जो लिबरल लोग बोल रहे हैं कि ये फ्यू हैंड्स पे नहीं होनी चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सबके पास होना चाहिए, सब लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये क्लियर होगा। उसके बाद देखते हैं, कहते देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, अभी बात किया कि लॉ के सामने सब इक्वल होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग क्या होगा कि सबको यूनिवर्सल सफराज दिया जाएगा, मतलब सबको राइट टू वोट का अधिकार दिया जाएगा, नहीं। मतलब यहां पे ये कहने का किया जा रहा है कि राइट टू वोट का अधिकार सबको नहीं दिया जाएगा, ओनली लिमिटेड पर्सन को राइट दिए जाएंगे। अब वो क्यों लिमिटेड पर्सन को दिए जाएंगे इसके बारे में समझेंगे अभी हम। ओनली लिमिटेड पर्सन्स हैज राइट, मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों के पास राइट जो है, राइट्स है, उसका अधिकार है, सबके पास राइट का अधिकार नहीं है। आपको पता होगा फ्रांस की रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789 की, वो तो आपको आइडिया होगा। जिसने क्या कर दिया, सबसे पहले एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया लिबरल डेमोक्रेसी को लेके। अब देखो लिबरलिज्म जो वर्ड है ये सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो कब हुआ, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। देखो ऐसे लिबर्टी जो है वो अमेरिका में वर्ड, देखो आपको पता होगा, अगर मैं टाइमलाइन बताने की कोशिश करूँ आपको, कि यहाँ पे आपको पता है 1774 में क्या हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा है, और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है। और जो लिबर्टी का जो आइडिया है वो निकल के आता है हमारे सामने अमेरिकन रेवोल्यूशन से। अमेरिकन रेवोल्यूशन में सबसे पहले लिबर्टी का जो शब्द है वो यूज़ किया गया, बट वहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना पॉपुलर फ्रांस की क्रांति में स्टार्ट हो गया। मतलब जो लिबर्टी का जो वर्ड है, लिबर्टी, फ्री, जो लोग चाहते थे, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पे हुआ, ये हुआ फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। यहाँ पे क्या हुआ, लिबर्टी जो शब्द था इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राइट टू वोट का अधिकार है, और वो राइट टू वोट का अधिकार उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास क्या होगी, अपनी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ओइंग मैन, कि ये उसी को दिया जाएगा जिसके पास क्या होगा, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। सब सिर्फ उसी को राइट टू वोट का अधिकार दिया जाएगा, और किसी को भी राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो भी पर्सन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर कोई भी वुमेन जो है, उसको इस पॉलिटिकल राइट से बाहर रखा गया। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल द एडल्ट मेल्स एंजॉय सफराज। अगर हम जैकोबिन क्लब्स की बात करते हैं, सिर्फ जैकोबिन क्लब्स के अंदर ही कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही सिर्फ सभी मेंस को अलो किया गया था राइट टू वोट का अधिकार। बट एज इन जनरल बात करें, राइट टू वोट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स को है और किसी को नहीं है। इतना समझ आ गया हमें। अगर हम बात करते हैं नेपोलियनिक कोड की बात करते हैं, जो कब आया था, 1804 में आया था। नेपोलियन कोड की बात करते हैं, वहां पे भी लिमिटेड सफराज की बात करते हैं वो। और नेपोलियन भी कहता है रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, कि वुमेन का जो स्टेटस है वो माइनर पे होगा, मतलब वुमेन क्या होगी, माइनॉरिटी में होंगी। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-property men organized opposition movements demanding equal political rights. और पूरी 19th सेंचुरी में या फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरे जो ये प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो वुमेन्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी का या फिर राइट टू वोट का अधिकार कर रहे हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो लिबरलाइजेशन यहाँ पे दी जा रही है वो पार्शियल लिबरलाइजेशन है। पार्शियल मतलब थोड़ी सी लिबरलाइजेशन है, पार्शियल लिबरलाइजेशन। क्योंकि अगर कंप्लीट लिबरलाइजेशन होती, इसका मतलब ये होता है सबको राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है। इतना समझ आया हमें। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी आइडियाज और देख लेते हैं। ये था कुछ हमारा पॉलिटिकल जो सिनेरियो था, पॉलिटिक्स में क्या क्या चल रहा है। हमने पॉलिटिकल सिनेरियो में ये देखा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट हमारे सामने निकल के आया। हमने ये भी देखा कि सब लोग डिमांड कर रहे हैं भाई राइट टू कंसेंट, राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए। और हमने ये भी देखा कि लिमिटेड जो लिबरलाइजेशन है या फिर पार्शियल लिबरलाइजेशन है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, हमने ये भी देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा वाला, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का मैं यहाँ पे मतलब बता दूँ। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे
नॉट ऑल पर्सन्स आर इक्वल। सब इक्वल नहीं थे यहाँ पे, सबको अपने अपने तरीके से राइट टू वोट का अधिकार दिया जा रहा। जिसके पास प्रॉपर्टी है बस वही राइट टू वोट का अधिकार करेगा, बाकी कोई भी राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया गया। ये समझ आया? अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा इकोनॉमिक्स फेयर में चलते हैं, इकोनॉमिक्स फेयर में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक में क्या क्या चल रहा है वहां पे। अगर हम दोस्तों इकोनॉमिक्स फेयर की बात करते हैं, यहाँ पे जो लिबरलिज्म है इसका मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब होता है कि हमारी मार्केट्स क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए मार्केट्स, और जो भी हमारे ऊपर स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं हमारे ऊपर, ये भी खत्म होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, छोटे से एक टाइमलाइन टाइप हम ड्रॉ कर लें, यहाँ पे हम देखते हैं जो लिबरलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन, इसके दो एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं अभी हम। एक हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एक पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा वहाँ पे डिमांड हो रही है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, राइट टू वोट का अधिकार हो रहा है, वहाँ पे इलेक्शंस की बात की जा रही है, और वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। अगर हम इकोनॉमिक्स फेयर की बात करते हैं, यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि मार्केट शुड बी फ्री, जो मार्केट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेशन जो है हमारा, प्रोफेशन मतलब आप क्या काम कर रहे हो, जॉब, वो इंडिविजुअल डिसाइड करेगा फ्री होके। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, क्या आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट जो आपको बोलेगी आप वो काम करोगे? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपनी मर्जी से ही काम करना चाहते हो ना। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि आप, जैसे अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट बोलेगी भाई नहीं आपको यहाँ से उठ के कहीं मैकेनिकल इंजीनियर का काम करना है, तो मैं क्लेम करूँगा ना भाई मुझे टीचिंग करना आती है, मैं टीचिंग कर पा रहा हूँ, मुझे वो काम नहीं आता करना। तो मतलब इंडिविजुअल शुड डिसाइड व्हाट द वर्क ही शी यू डू, कि क्या काम उसको करना है वो इंडिविजुअल डिसाइड करेगा, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट फ्रांस के अंदर ऐसा चल रहा है। इसका मतलब है कि सब लोग डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के लोग, कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी डिमांड हो रही है और इकोनॉमिक स्फीयर में भी डिमांड कर रहे हैं लोग। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे छोटी सी बात, अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप करती है, इकोनॉमिक डेवलप होती है, तो इसका सीधा सीधा असर किस पे होता है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट में होता है। तो मतलब हमें पहले इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट टैक्स इंपोज कर रही है वो टैक्स नहीं पे किया जाएगा, नहीं पे कर सकते हम, इसको खत्म होना चाहिए। और ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास, और यही बेसिकली डिमांड किसकी है? यही डिमांड हो रही है मिडिल क्लास की। और आपको पता होगा मिडिल क्लास कौन है? वही वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रीज में काम करने जा रही है। ये वही मिडिल क्लास है जो क्या करेगी? एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ खड़ी होकर उसके खिलाफ उनको अपोजिशन कर रही है। और ये वही मिडिल क्लास है जो पूरे यूरोप के अंदर, पूरे फ्रांस के अंदर सबकी हेल्प कर रही है ताकि पूरे फ्रांस के अंदर लिबरलिज्म की भावना क्रिएट हो। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन की बात करते हैं। अभी हम जर्मन स्पीकिंग क्लास की बात करते हैं, और कब की बात करते हैं? फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ की, 1850s की बात करते हैं अभी हम। आपको पता है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर कोई एक मार्केट होती है, मार्केट के अंदर गुड्स भी होते हैं और मार्केट के अंदर सर्विसेज भी होती हैं। तो अभी समय ऐसा चल रहा है कि ये जो गुड्स और जो सर्विसेज हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये स्टेट कंट्रोल कर रही है फ्रांस के अंदर। बट लिबरल नहीं चाहते। देखो, आपके पास कोई भी सामान है, आपको स्टेट बोलती है भाई आप क्या करो, आप वीट की एग्रीकल्चर करो। बट आपको पता है कि अगर वीट की एग्रीकल्चर करते हैं तो वीट से आपको इतना जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा, आप वीट की एग्रीकल्चर नहीं करोगे, आप राइस की एग्रीकल्चर करोगे। बट स्टेट बोलती है नहीं, आपको वीट ही करना है, आप तो परेशान हो जाओगे। तो वहाँ के जो फ्रांस के लोगों की जो डिमांड आ रही है, वो डिमांड ये आ रही है कि भाई जो मार्केट है वो शुड बी फ्री, मार्केट फ्री से काम करनी चाहिए। मतलब वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट होना चाहिए कि एक देश में एक जैसी मार्केट होनी चाहिए, वहां पे हम जो मर्जी से उगाएं, जो मर्जी से बेचें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी बात की हुई है। यहाँ पे अगर नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करें,
अगर आपको पता होगा कि नेपोलियन ने जब फ्रांस के ऊपर जर्मनी पे अटैक किया था, उसको 39 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब 37 प्रिंसिपैलिटीज़ बना दी थी इसने। अगर आपको जो है थोड़ा भी जो पहले हमने टॉपिक किया हुआ है उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। नेपोलियन ने क्या किया, उसको 39 जो फेडरेशंस में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इकॉनमी जो होनी चाहिए वो इकॉनमी फ्री होनी चाहिए, बट मोनार्की ने क्या कर दिया है, इकॉनमी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है मोनार्की ने। तो यहां पे जो 39 स्टेट्स हैं ये क्या है, ये जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर आ रहा है, मतलब जर्मनी के अंदर 39 स्टेट्स हुआ करती थी, जर्मनी के अंदर बनाया उसने। अगर मैं आपको बताऊं यहां पे जर्मनी के अंदर अप्रोक्सीमेट 300 स्टेट्स हुआ करती थी, उन सबको कंबाइन करके नेपोलियन 39 स्टेट्स बना दिया। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि हर एक के अंदर करेंसी, वेट, मेजर्स सबको क्या रखा गया, एक जैसा रखने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि अगर 1833 के अंदर एक पर्सन हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है, दोनों जर्मनी में आते हैं, उसको 11 जगह पे कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी, मतलब उसको 11 जगहों पे टैक्स पे करना पड़ता था और हर जगह पे उसको 5% टैक्स पे करना पड़ता था। और ये जो ड्यूटीज लगा करती थी ये एक जैसी नहीं थी, ये ड्यूटीज स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही हैं। अब जैसे 39 स्टेट्स है, पहली स्टेट में मान लो जो वेटिंग मेजर है 1 kg जो है, उसके बदले वहां पे 3 टमाटर मिलते हैं, टमाटोस। बट वहीं पे अगर दूसरी जगह पे जाएंगे वहां 1 kg के अंदर 4 टमाटोस मिलेंगे, और वहीं दूसरी जगह जाएंगे 1 kg के अंदर 4-5 टमाटोस मिलेंगे। तो मतलब हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि कंडीशंस एक जैसी नहीं है, वहां पे वेरिएशन देखने को मिल रही है, वहां पे पूरे फ्रांस के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर। तो नेपोलियन ने करने की कोशिश की थी भाई इन चीज़ों को कम किया जाए, ताकि जो कस्टम बैरियर्स हैं, जो ये चीज़ें हैं, इसको कम किया जाए। और जो ये ड्यूटीज लगाया करते, जो ये टैक्स लगाया करते थे, ये उस वेट और मेजरमेंट के हिसाब से लगा करता था। आप कितना सामान लेके जा रहे हो उसके हिसाब से आप पे ऊपर टैक्स लगेगा। और यहीं पे एक बड़े अच्छा बात की हुई है कि कपड़े को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एलए, एल बोलते हैं, एलए बोलो या एल बोलो। और जैसे देखो एल बेसिकली क्या होता है, एक टेक्सटाइल मटेरियल को मेजर करने की बात करते हैं। अगर हम फ्रैंकफर्ट में जाते हैं वहां पे इसकी 54 सेंटीमीटर लेंथ, मेंस में जाते हैं 55 है, न्यूरेमबर्ग में 65 है और फ्रीबर्ग में 53 है। देखो एक ही कंट्री के अंदर एक ही चीज़ की कितनी जो वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं। जब इतनी वेरिएशन देखने को मिल रही है कि जिस कंट्री के अंदर, तो नेपोलियन चाहेगा यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करना। और यहाँ पे नेपोलियन ने इस चीज़ को ख़त्म करने में थोड़ा काम भी किया। और कैसे किया, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नेपोलियन यूनिफॉर्म मेजर्स लेके आया है, यूनिफॉर्म वेट मेजर्स, ये सब नेपोलियन लेके आया। इसी के आगे थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। जब इतनी ज़्यादा क्या हो रही है, कंडीशंस बनी हुई हैं, तो क्या इससे ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लोग ट्रेड करने से डरेंगे क्योंकि मैक्सिमम उनका जो रिसोर्स है वो तो टैक्स में चला जाएगा। तो इसी के बीच में क्या हुआ, 1834 के अंदर क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ोल्वेरिन बोलते हैं। और किसने बनाया, प्रशिया ने लीड किया इसको, क्योंकि प्रशिया जो है जर्मनी का मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट जो है वो प्रशिया को ही बोलते थे। तो प्रशिया ने ज्वाइन किया, प्रशिया ने इसको बनाया, और मोस्ट ऑफ द जो जर्मनी की स्टेट्स है सब ने इसको आके ज्वाइन किया। वो 39 स्टेट्स थी, उनमें से 38 ने ज्वाइन किया इनको। तो जब ये यूनियन बनाई गई, ज़ोल्वेरिन बनाई गई 1834 में, इसने बोला कि जो भी ये ट्रैफिक बैरियर्स हैं, जो भी ये टैक्स लिए जाते हैं, इसको रिड्यूस किया जाएगा। करेंसीज को 30 से लेके 2 पे लेके, मतलब 2 ही करेंसीज चलेगी वहाँ पे। रेलवेज़ का काफ़ी शुरुआत की गई। जब रेलवेज़ की शुरुआत होगी तो मोबिलिटी भी होगी, मूवमेंट होगी चीज़ों की, और जब मूवमेंट होगी किसी भी चीज़ की तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, नेशनल की जो यूनिफिकेशन है उसका धीरे धीरे यूनिफिकेशन की तरफ चलेगा। और ये वो समय था 1834 के बाद का समय, ये वो समय था कि जब क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, खासकर पूरे यूरोप के अंदर, हर एक स्टेट, जैसे इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, इसके अलावा बेल्जियम है, ग्रीक है, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस करने की कोशिश कर रही है, वही समय है। और यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे एक बॉक्स में सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे फ्रेडरिक लीस का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे
ये बेसिकली एक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन इन जर्मनी 1834 के अंदर इन्होंने फ्रेडरिक ने एक लेटर लिखी थी। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ज़ोल्वरिन बनाया है उसका एम क्या है। उसका एम ये है कि जर्मनी के अंदर जितने भी इकोनॉमिकली जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन सबको एक नेशन बनाना। और ये ज़ोल्वरिन क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा नेशन की मटेरियलिटी को और प्रोटेक्ट करेगा हमारे एक्सटर्नल जितने भी हमारे इंटरेस्ट होंगे, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा हमारे यहाँ पे उसको क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये समझ आया इतना सा। और यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है, इससे हमारी नेशनल की जो फीलिंग है वो ज़्यादा बनती चली जाएगी, नेशन फीलिंग क्रिएट होगी हमारे अंदर। आई होप इतना आपको समझ आ गया कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी लिबरल नेशनलिज्म के अंदर। इसके अंदर हमने पढ़ा, एक पॉलिटिकल स्फेयर पढ़ा हमने और इकोनॉमिक स्फेयर पढ़ा। पॉलिटिकल के अंदर हमने पढ़ा राइट टू वोट का अधिकार किया जा रहा है, ईबीएल की बात की जा रही है, और इसके अलावा क्या किया जा रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है वहाँ पे। इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि कैसे लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मेजर होना चाहिए, मार्केट शुड बी फ्री, टैक्स फ्री होनी चाहिए मार्केट, ये सब किया जा रहा है यहाँ पे। और लास्ट में हमने देखा ज़ोल्वरिन क्या होता है, उसको 1834 में किसने बनाया, प्रशिया ने लीड किया था उसको। आई होप इतना क्लियर हो चुका आपको। यहाँ पे दोस्तों छोटे से टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड्स दैट लीस्ट होप टू अचीव द थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। बताओ ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो इकोनॉमिक मेजर्स ठीक करेंगे, इससे हमारा पॉलिटिकल एंड भी ठीक होता चला जाएगा। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई आपको भी कि अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो उसी से हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। इसके बारे में सोचिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। दोस्तों अगला टॉपिक शुरू होता है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। हमने यहाँ पे देखा जो अभी एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, जो ज़ोल्वरिन बनाया 1834 में, ये क्यों बनाया गया, ताकि क्या हो, फ्री ट्रेड चलता रहे, इसके लिए ज़ोल्वरिन बनाया गया था। अब आगे का टॉपिक देख लेते हैं, कंजर्वेटिज्म। पहले आपको ये पता होना चाहिए कंजर्वेटिज्म होता क्या है। दोस्तों जो कंजर्वेटिज्म होता है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग, ऐसे राजा या फिर ऐसे मोनार्की या फिर उन्हीं के जो रिलेटिव्स हैं वो लोग, और वो लोग जो चाहते हैं कि चेंजेस ना हो, अगर चेंजेस हों बट वो स्लोली चेंजेस आएँ, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव्स यहाँ पे इसका मीनिंग दिया भी है यहाँ पे। अगर हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं, कंजर्वेटिव अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, और अगर हम किसकी बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इन तीनों केस में क्या होता है, ये चाहते हैं कि वांट स्टेटस को, स्टेटस को की बात करते हैं कि स्टेटस को होना चाहिए तीनों जगहों में। मतलब क्या हुआ, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, चलने देना पड़ेगा हमें। कंजर्वेटिज्म वो आइडिया होता है, वो बोलता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस को बोलते हैं। स्टेटस को का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ चलती आ रही है उसको चलने देना चाहिए चेंजेस के बिना, उसको बोलते हैं हम क्या, कंजर्वेटिज्म। अगर हम कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं, ये चाहता है कि कोई भी जो चेंजेस है वो इमीडिएट चेंजेस ना आए, नो इमीडिएट चेंज। ये चाहता है कि अभी अचानक से कोई चेंज ना आए। ये कंजर्वेटिज्म वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, फॉलो ओन ट्रेडिशन, हम अपना ट्रेडिशन खुद फॉलो करेंगे। ये वो लोग होते हैं, और ये वो लोग होते हैं कंजर्वेटिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वो लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं किसको, सपोर्ट करते हैं मोनार्की को या फिर उनके सपोर्टर, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। आई होप कंजर्वेटिज्म का जो मतलब होता है वो आपको समझ आ गया। यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों जैसे आपको पता है कि जैसे ही नेपोलियन डिफीट होता है 1815 में, वाटरलू की बैटल, पता होगा आपको, जैसे ही वाटरलू की बैटल में नेपोलियन डिफीट होता है, जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं इनके अंदर दोबारा से कंजर्वेटिज्म की भावना क्रिएट हो रही है।
मतलब यूरोपियन पावर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यूरोपियन गवर्नमेंट का मतलब मोनार्की। मोनार्की के अंदर दोबारा ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं कि कैसे, अब नेपोलियन तो हार गया, कि कैसे हम दोबारा से अपनी पावर को गेन करें, कैसे हम दोबारा मोनार्की को गेन करें, कैसे हम जो कंजर्वेटिज्म के जो आइडियाज़ हैं इसको दोबारा से स्टार्ट करें पूरे फ्रांस के अंदर। कंजर्वेटिज्म को लगता है कि उनके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट और सोसाइटी को लेके, जैसे मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्कीज हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इनकी फैमिलीज हो गया, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, दोबारा से वही पोजीशन को गेन करने की बात की जा रही है। अब ये कैसे गेन होगा इसके बारे में समझते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिज्म हाउ डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बहुत से ऐसे कंजर्वेटिव्स थे जो ये कह रहे थे कि अब जो सोसाइटी चेंज करने वाले हैं हम 1805 के बाद, वो सही चीज़ नहीं है, हमें थोड़ा सा चेंजेस लानी पड़ेंगी सोसाइटी के अंदर भी। अब क्यों लानी पड़ेंगी उसके बारे में समझते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, आपको पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और 1799 में नेपोलियन पावर पे आया, 1800 में आ गया था अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ से 1805 के अंदर क्या हुआ, नेपोलियन पावर में रहा। ये जो 15 ईयर्स बीच के हैं, 15 ईयर्स, इन 15 ईयर्स में क्या हुआ है कि लोगों ने क्या करना सीख लिया हुआ है, लोगों को अब आदत हो चुकी है कि नेपोलियन के जैसे नेपोलियन ने रूल्स फॉलो करवाए थे वैसे रूल्स फॉलो करना। मतलब पीपल जो है वहाँ की आम जनता है, इन्होंने अडेप्ट कर लिया हुआ है टू मच चेंजेस, बहुत सी चेंजेस को इन्होंने अडेप्ट कर लिया हुआ ऑलरेडी। जब इन्होंने अडेप्ट कर लिया हुआ है, जब 1805 के बाद दोबारा मोनार्की क्रिएट हो रही है, तो मोनार्की के साथ ये लोगों का जो क्लैशेस तो बनेंगे बिल्कुल। तो इसमें से कुछ मोनार्की के लोग बोल रहे हैं कि लोगों ने तो चेंजेस अडेप्ट कर लिए हैं, तो हमें भी हल्की सी चेंजेस लानी पड़ेंगी ताकि ये जो लोग हैं ये लोग हमें एक्सेप्ट करें। हमें नेपोलियन के जैसे ही कुछ चीज़ें जो नेपोलियन ने लाई हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो आम जनता, आम लोग हैं, ये हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाएं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो जो चेंजेस नेपोलियन लेके आया था, वो जो मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की, इनको लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे लोगों की वो चेंजेस के साथ काम करेंगे, इससे क्या होगा, जो पीपल होंगे उनका सपोर्ट हमें मिल जाएगा, हल्का सा पीपल सपोर्ट टू मोनार्की, कि लोग तो ये सोचेंगे मोनार्की ने भी वो चीज़ दे दी जो नेपोलियन ने दी थी, तो इससे क्या होगा, जो हमारी मोनार्की है ये स्ट्रांग बन जाएगी और जो राजा है, राजा थोड़ा बहुत और स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगा। ये समझ आया इतना सा। A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, abolition of feudals and serfdom, इससे क्या होगा, उनकी जो यूरोप के अंदर जो ऑटोक्रेसी दोबारा क्रिएट हो रही है ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जब नेपोलियन पावर के ऊपर आया था, जब नेपोलियन पावर पे था, नेपोलियन जब पावर के ऊपर था, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, नेपोलियन पावर के होने का मतलब यह है कि नेपोलियन किसके बराबर है, फ्रांस का एम्परर, कि फ्रांस का किंग, उसके बराबर ही तो था ये। और नेपोलियन की जो पॉलिसीज थी मोस्टली कौन सी थी, सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि खुद वो चीज़ें कंट्रोल करता था, ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें वो खुद कंट्रोल करता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये चेंजेस लाने की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये लोग जो नई ऑटोक्रेसी बन रही है, नई मोनार्की बन रही है, इसका भी यही कहना है कि भाई जो ये चेंजेस नेपोलियन ने लेके आया था इन 15 सालों में, वो चेंजेस हमें भी लानी पड़ेंगी ताकि जो लोग हैं इनका जो ट्रस्ट है वो हम पे बना रहे और हमारा जो मोनार्की है थोड़ी स्ट्रांग बन जाएगी। मतलब 1789 से लेके 1815 तक का जो समय रहा, इसमें क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने बहुत से रिफॉर्म्स लाए। जब ये इतने रिफॉर्म्स लेके आ चुका है, इससे क्या हो रहा है, इससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, पीपल्स को बेनिफिट हो रहा है रिफॉर्म से, लोग खुश भी हैं। बट ऐसा नहीं कि सारे लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फिर भी
जो लोग अब थोड़े बहुत खुश हैं, जब मोनार्की पावर के ऊपर आ रही है, मोनार्की भी चीज़ सोच रही है कि हम भी ये जो रिफॉर्म्स है ऐसे ही रिफॉर्म लेके आएंगे ताकि लोग खुश हो जाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, जैसे लोग नेपोलियन को सपोर्ट कर रहे थे। और वो चेंजेस कौन कौन सी थी? वो चेंजेस थी, सर्फडम को ख़त्म किया जाएगा, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया जाएगा, डायनेमिक इकोनॉमी को एक्सपैंड किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी अच्छी की जाएगी, आर्मी यहाँ पे लेके आई जाएगी। इससे क्या होगा? इससे हमारी स्ट्रेंथ मिलेगी ऑटोक्रेटिक मोनार्की को, जो नहीं बन रही है मोनार्की, इसको यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी या नहीं होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मोनार्की बनने जा रही है अभी, मोनार्की के मन में ये भी है कि कहीं फ्रांस दोबारा से अपने पावर गेन ना कर दे। जैसे 1789 के अंदर फ्रांस के लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाया और पावरफुल बन गया फ्रांस, और बीच में नेपोलियन भी आ गया। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये जो मोनार्की है इसको इस वे में एक्सपेंड किया जाए, मोनार्की को ऐसा किया जाए, एक्सपेंड किया जाए, ताकि जो फ्रांस है, फ्रांस कभी दोबारा पावर पे ना आ पाए। और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए मोनार्की जो थी, उन्होंने एक जगह आती है वीना में कांग्रेस का एक बेसिकली मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग के बाद क्या क्या ट्रीटी, एक टाइप से आप बोलते हो ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी वीना कन्वेंशन बोलते हैं इसको, ट्रीटी हुई। अब ये ट्रीटी के मुताबिक क्या किया गया? इस वीना ने क्या किया, वो जो फ्रांस के पास पावर थी उस पावर को तोड़ दिया। अब वीना ने फ्रांस को इतनी पावर, इतने बेकार तरीके से तोड़ा कि फ्रांस आने वाले 10-12 साल तक उठ नहीं पाएगा। और फाइनली 1830 में आके फ्रांस दोबारा विद्रोह करेगा और 1848 में आके दोबारा से विद्रोह करेगा फ्रांस। अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे 1815 में क्या हुआ। जो यूरोपियन पावर्स थी, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये जो यूरोपियन पावर्स थी, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और जब इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया तो इन्होंने क्या कोशिश की कि फ्रांस के अंदर जो वीना कांग्रेस है इसको ब्रेक किया जाए, नेपोलियन के एम्पायर को तोड़ा जाए, ताकि नेपोलियन जैसा कोई भी इंसान दोबारा से पावर पे ना आ पाए। तो इन्होंने क्या करने की कोशिश की? इन्होंने नेपोलियन की पावर को ब्रेक करना चाहा। ये सब लोग वीना में मिले, वीना एक जगह प्लेस है, वहाँ पे मिले और वहाँ पे सेटलमेंट की जा रही है कि यूरोप के अंदर अब फ्रांस कैसा होगा, फ्रांस की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी, फ्रांस के पास पावर क्या नहीं होगी, ये सब किया जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कांग्रेस का मतलब क्या होता है। दोस्तों कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल, असेंबली ऑफ पीपल। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कांग्रेस। जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, असेंबली ऑफ पीपल होगी, उसको हम कांग्रेस बोलेंगे। तो ऐसी असेंबली बिठाई गई किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया एम्पायर के द्वारा, ऑस्ट्रिया के एम्पायर द्वारा, जिसने कौन था? ड्यूक मेटरनिक ने बेसिकली इसको लीड कर रहा था। ड्यूक मेटरनिक इसको लीड कर रहा था। अब दोस्तों ये जो वीना है ये ऑस्ट्रियन चांसलर ने ही क्यों किया गया? हमने तो देखा ये ब्रिटेन भी है, रशिया भी है, प्रशिया भी और ऑस्ट्रिया भी है। क्यों ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो फ्रांस जब नेपोलियन पावर पे था उसने मोस्ट ऑफ द एरिया ऑस्ट्रिया का अपने अंडर कवर किया था। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि ऑस्ट्रिया ही डिसाइड करेगा कि क्या ठीक करना पड़ेगा इसके साथ, क्या नहीं करना पड़ेगा फ्रांस के साथ। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है वो कौन है? ड्यूक मेटरनिक। तो ये नाम यहाँ तक ना इंपॉर्टेंट है बहुत। और यहाँ पे जो चांसलर का मतलब क्या होता है? एक टाइप का पीएम, जैसे आज के टाइम में पीएम होता है उस टाइप का ही पीएम मान सकते हो आप। दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ये निकल के आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वीना कांग्रेस? क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसका जरूरी था वीना कांग्रेस? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि इसके आउटकम्स क्या हुए, रिजल्ट क्या निकले वीना के। तो ये दो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे होंगे। अब इन्हीं दो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे अब हम। यहाँ पे देखो यहाँ पे कि ट्रीटी ऑफ वीना हुई कब? 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई, जिसमें यह बोला गया हुआ है कि यूरोप के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी, यूरोप के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी।
अब वो चेंजेस कैसे लानी पड़ेंगी उसके बारे में देखते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दूं पहले मैं आपको। दोस्तों ये वीना कांग्रेस है, वीना कांग्रेस। वीना कांग्रेस क्यों की गई, वीना कांग्रेस क्यों रखा गया, क्यों ये बेसिकली एक मीटिंग हुई, ट्रीटी हुई, ताकि जो रिवर्सल या फिर ब्रेकिंग ऑफ नेपोलियन एम्पायर, कि नेपोलियन के एम्पायर को तोड़ने के लिए वीना कन्वेंशन हुआ गया। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, वीना क्या था, एक टाइप का एंटी कांग्रेस था, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं एंटी नेशनलिज्म, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं एंटी डेमोक्रेसी। अब ये क्यों वर्ड लिख रहे हैं यहां पे, क्योंकि वीना कौन करवा रहा है, वीना तो यूरोपियन पावर करवा रही है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, और यहां पे तो मोनार्की है। क्या मोनार्की चाहती है डेमोक्रेसी आए? नहीं चाहती, इसलिए एंटी डेमोक्रेसी। क्या मोनार्की चाहती कि नेशनलिज्म की भावना बने? नहीं चाहती। क्या जो हमारे पास ऑटोक्रेसी होती है, फिर जो मोनार्की होती है, क्या वो चाहती है कभी कि लोग इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ खड़े हो? नहीं। तो वीना कांग्रेस इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो चीज़ें हैं हमारे जो देश में बन रही हैं ये ख़त्म की जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फ्रांस को वीक किया जाए। तो वीना इसलिए हुआ था। इतना समझ आया? इसके बाद देखते हैं यहां पे, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं 1799 से लेके 1815 तक कौन रूल कर रहा था? नेपोलियन रूल कर रहा था फ्रांस के अंदर। और नेपोलियन ने बहुत जगहों पे इन्वेड किया, जैसे नेपोलियन ने जर्मनी में इन्वेड किया था, नेपोलियन ने रशिया में इन्वेड किया, पर रशिया में कर नहीं पाया था, बट ठीक है, रशिया के पोलैंड वाले इलाके पे इसने बेसिकली क्या किया था, अटैक करने की कोशिश की थी, वो अलग बात है। इसने ऑस्ट्रिया पे रूल करना चाहा, इसने इटली पे रूल करना चाहा, और इसने ब्रिटेन पे भी रूल करना चाहा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ब्रिटेन की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ब्रिटेन क्यों बीच में कूद पड़ा है यहाँ पे, जैसे हमने देखा ना अभी यूरोपियन पावर्स में ब्रिटेन भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन क्यों बीच में यहाँ पे इसके अपोजिशन में खड़ा हो गया? दोस्तों नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने जब देखा कि भाई ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा है, ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, तो नेपोलियन ने कोशिश की कि ब्रिटेन को रोका जाए ताकि मैं डेवलप हो जाऊं ज़्यादा। तो अपने आप को डेवलप करवाने के लिए इसने क्या किया, मैं आपको मैपिंग के जरिए दिखा रहा हूं। यहाँ पे आपको अगर पता होगा, यहाँ पे जो ब्रिटेन है वो कौन सा एरिया आता है? ब्रिटेन दोस्तों ये वाला एरिया आता है, ब्रिटेन, ये वाला एरिया कौन सा आता है? ब्रिटेन आता है। तो हमने ये देखा कि फ्रांस के अंदर कौन बैठा हुआ है? नेपोलियन बैठा हुआ है। नेपोलियन ने ये जगहों पे रूल कर लिया ऑलरेडी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने देखा कि ये जो बाउंड्री है, ये वाली कोस्टल बाउंड्री, इसको सीज करना चाहा नेपोलियन ने। जब इसको सीज करेगा तो यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ट्रेड आ नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी सीज बंद करके रखा हुआ है। नेपोलियन ने इस चीज़ से ब्रिटिशर्स को तंग किया था, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स क्या हो चुके थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे नेपोलियन से, और उन नेपोलियन के खिलाफ किसी भी हालत में खड़े होने वाले थे। इतना समझ आया? और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम आफ्टर 1815। 1815 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने ये सिस्टम को तोड़ दिया, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। आई होप इतना समझ आ गया आपको अभी तक जो पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो बोर्बन डायनेस्टी थी, बोर्बन डायनेस्टी, अब आपको पता है ना बोर्बन डायनेस्टी कौन थी? ये वही डायनेस्टी थी जिसको नेपोलियन ने साइड किया था। ये वही डायनेस्टी थी लुईस 16 वाली, लुईस 16 की जो डायनेस्टी थी उसी को हम क्या बोलते हैं, बोर्बन डायनेस्टी बोलते हैं। तो क्या किया गया, जो बोर्बन डायनेस्टी थी जिसको सबसे पहले नेपोलियन ने या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उसको क्या किया था, डिपोज कर दिया था, मतलब हटा दिया था अपनी सिस्टम से, उसको अलग कर दिया था। बोला गया कि इसकी पावर को रिस्टोर किया जाएगा, इसकी पावर को रिस्टोर किया जाएगा, मतलब जो बोर्बन डायनेस्टी है वो दोबारा से बनाई जाएगी, मतलब एक नया किंग क्रिएट किया जाएगा उसके अंदर। पहली ट्रीटी में ये बोला गया। दूसरा में ये बोला गया कि फ्रांस ने जो जो टेरिटरीज अनेक्स करी है नेपोलियन के अंडर, उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब
सबने क्या करना शुरू कर दिया, जो जो टेरिटरी, ऑस्ट्रिया की टेरिटरी जो फ्रांस ने ऑक्यूपाई की थी, फ्रांस ऑस्ट्रिया ने छीन लिया उसको। जर्मनी के पास थी, जर्मनी ने ले लिया। नीदरलैंड के पास थी, नीदरलैंड ने ले लिया। मतलब फ्रांस के पास जो जो टेरिटरीज इसने बेसिकली किसी भी देश की जो अनेक्स करी हुई थी उसको इसने वापस ले लिया। ए सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट अप द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। अब क्या किया गया, ये फ्रांस को बीच में रखा गया, इसके आसपास कुछ सोसाइटीज बनाई गई और इन सोसाइटीज को ये बोला जा रहा है कि हमें ये देखना पड़ेगा, हमें फ्रांस के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि फ्रांस अपने आप को दोबारा से पावरफुल तो नहीं कर रहा। जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड आ जाएगा, साउथ में कौन आ जाएगा, इटली आ जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रिया आ जाएगा, यहाँ पे प्रशिया आ जाएगा। इस वे में क्या होगा कि इसके जो चारों तरफ से क्या कर दिया जाएगा, फ्रांस को कवर कर दिया जाएगा। इतना समझ आया? आगे देखते हैं। जैसे नीदरलैंड की किंगडम है, देखो आज के टाइम पे हमें पता है बेल्जियम अलग कंट्री है, बट उस समय जो बेल्जियम था वो नीदरलैंड के अंदर ही था, मतलब नीदरलैंड ने कंट्रोल किया था बेल्जियम के ऊपर पूरा। इसको बेसिकली नॉर्थ में रखा गया। जिनोआ, जो जिनोआ है और जो पिडमेंट है वॉज एडिड टू पिडमेंट। जिनोआ को पिडमेंट में ऐड कर दिया गया और पिडमेंट को रखा गया साउथ में। मतलब जिनोआ बेसिकली इटली के अंदर एक सिटी आती है और ये पिडमेंट भी इटली का ही पार्ट है। तो क्या हुआ, जिनोआ को ऐड किया पिडमेंट में और पिडमेंट को रखा गया इटली के मतलब साउथ में रखा गया। प्रशिया को बोला गया भाई आपको वेस्टर्न साइड पे रखना पड़ेगा और ऑस्ट्रिया को रखा गया भाई आप नॉर्थ इटली में इसको देख रेख करोगे इसकी। मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है कि कैसे फ्रांस को वीक किया जाए, किसी भी तरीके से फ्रांस को वीक करना चाहते हैं ये लोग। तो ये समझ आया। इसके बाद हम बात करते हैं, बट द जर्मन कॉन्फिडेंस 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। और वो जो चीज़ें, वो जो 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बना के गया था जर्मनी के अंदर, वो जो जर्मनी जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्मन कॉन्फिडरेशन बोलते हैं, उसको बोला गया कि इसको अनटच रखा जाएगा, इसको कोई भी चेंजेस नहीं लाए जाएंगे इसके अंदर। और जैसा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, वो 300 स्टेट्स हुआ करती थी और उसको कन्वर्ट करके नेपोलियन ने 39 स्टेट्स कन्वर्ट किया था। उसको बोला गया कि उसको टच नहीं किया जाएगा, लेफ्ट अनटच्ड, उसको चेंजेस नहीं लाए जाएंगे उसके अंदर। और जो 39 कन्फेडरेशन थी जर्मनी की, ये किसको दिया गया, ये दिया गया ऑस्ट्रिया को। ये ऑस्ट्रिया के पास गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया मतलब मैटर्निक को ये चीज़ें दी गई कि हम देखो ये जो 39 जर्मनी की जो कन्फेडरेशन है इसको आप संभालोगे। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट में कौन था, रशिया को ईस्ट पार्ट दिया गया जो कि पोलैंड उसका हिस्सा हुआ करता था, अगर याद होगा। और वाइट प्रशिया जो था, प्रशिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, और सैक्सोनी का जो पार्ट था वो भी प्रशिया को दिया गया। बेसिकली सैक्सोनी कौन सा पार्ट है, जर्मनी का पार्ट आता है, आज के टाइम पे जर्मनी में है। देखो मेन इंटेंशन क्या थी यहाँ पे, मेन इंटेंशन यहाँ पे ये थी यूरोपियन पावर्स की कि कैसे नेपोलियन की पावर को वीक किया जाए और कैसे दोबारा से कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट किया जाए यूरोप के अंदर। मतलब ये कोशिश की जा रही है कि 1815 के बाद का समय कैसा समय हो, कंजर्वेटिज्म वाला समय हो, वो कोशिश की जा रही है यहाँ पे यूरोपियन पावर्स के द्वारा। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक आप भी इसको बना सकते हो। हमने देखा जो जिनोआ था, जिनोआ ये किसको दे दिया गया, ये पिडमेंट को दे दिया गया, पिडमेंट। और पिडमेंट को कहाँ रखा गया, साउथ में रखा गया, मतलब इटली के, फ्रांस के साउथ में रखा गया। इसके बाद हमने देखा जो बेल्जियम था, बेल्जियम किसका पार्ट था, बेल्जियम नीदरलैंड का पार्ट था। ये भी हमने देखा, नीदरलैंड कहाँ पे, नॉर्थ में रखा गया। इसके अलावा हमने देखा कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया कहाँ देख रहा है, ऑस्ट्रिया फ्रांस के बेसिकली देखा जाए तो नॉर्थ इटली में सिचुएट करता है और क्या कर रहा है, प्लस 39 जो स्टेट्स थी वो भी इसके पास चली गई, ऑस्ट्रिया के पास। हमने ये भी देखा जो सैक्सोनी था ये किसके अंदर चला गया, ये प्रशिया में चला गया। और हमने ये भी देखा जो पोलैंड था वो भी किसके अंदर आ गया, वो रशिया का पार्ट बन गया। ये सब हमने देख लिया कि ये सब इस ट्रीटी ऑफ वीना में किया गया। आई होप इतना समझ आ चुका आपको। इसके आगे देखते हैं क्या चीज यहां पे डिस्कस की हुई है। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, एक कंजर्वेटिज्म रेजिम स्टार्ट हुआ 1815 में।
अभी तो हमने डिस्कस किया कि 1815 के बाद कौन सा समय आया, कंजर्वेटिज्म का समय आया। अब जो ये कंजर्वेटिज्म का समय आया, ये किसी भी टाइप के क्रिटिसिज्म और किसी भी टाइप के डिसेंट नहीं टॉलरेट कर रहा था। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठाता है, भाई आप कैसे बन गए राजा, आपको राजा किसने बनाया, आपको मोनार्की किसने बनाया, हम तो भाई नेपोलियन चाहते हैं, अगर कोई भी ऐसी बात करता है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसी के बीच बीच में क्या किया गया, सेंसरशिप लॉज भी लगा दिए गए, सेंसरशिप लॉज। अब सेंसरशिप लॉ का मतलब क्या हुआ कि नो प्रेस ऑफ फ्रीडम, नो फ्रीडम प्रेस, कि कोई भी जो प्रेस की फ्रीडम होती है वो खत्म कर दी गई, ताकि सेंसरशिप लॉज लगाए ताकि न्यूज़पेपर को कंट्रोल किया जा सके। बुक्स हो गए, प्लेज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, और इन जगहों के बीच में जो लिबर्टी और फ्रीडम के जो आइडियाज घूम रहे हैं उन सबको रोका जाए। एक बड़ा अच्छा यहाँ पे फोटो बनाया हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपको पिक्चर को बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है और यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई है। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं आप देखो, सबके जो फेस है यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मास्क टाइप बांधे हुए हैं, सबके फेस पे क्या है, मास्क लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मास्क। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दोस्तों 1820s की फोटो बनाई है, यहाँ पे 1820s के अंदर बताया गया हुआ है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है कि जो ये फर्स्ट पे यहाँ पे ये लिखा गया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर आपको फ्रांस के अंदर रहना है आपको साइलेंस रखना पड़ेगा, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और बेसिकली ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सेकंड में ये बोला गया हुआ है टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाय मेंबर ऑफ द क्लब में स्कम्ड एट द टेम्पटेशन टू स्पीच म्यूजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर अपॉन द एंटरिंग। और ये बोला जा रहा है कि इस मीटिंग में अगर कोई किसी को भी एंट्री मिलेगी, जब एंट्री हो रही होती है सबको एक छोटा सा मास्क दिया जाएगा ताकि उसको मुंह अपने माउथ पे लगा ले, उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे जो लोग हैं इनके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है इनसे थिंकिंग, सोचने की भी क्षमता छीन ली जाए इनसे। जैसे अभी तो सिर्फ राइट टू वोट का अधिकार छीना इनसे, या फिर इनसे क्या छीना गया, फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम होती है उसका अधिकार छीना। हो सकता है कि इनसे क्या हो जाए, इनसे सोचने की क्षमता भी छीन ली जाए, इनको इस चीज़ का भी डर है। मतलब हो सकता है कि इनसे क्या हो जाए, जो सोचने की, जो इनके पास थिंकिंग ऑटोनॉमी है ना अभी इनके पास, इसको भी इनसे ले लिया जाए। देखो हमें ये सब किसके रिजल्ट फॉलो हो रहे हैं, ये हम देख सकते हैं वीना, जो वीना कांग्रेस हुई 1815 में, उस सबके जो रिजल्ट है वो ये हैं। इससे क्या हुआ, जो लोगों की जो कंडीशंस हैं वो क्या हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी हैं। लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे फ्रांस के अंदर। जब लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे तो क्या लोग खुश होंगे या दुख होंगे? लोग बिल्कुल और बिल्कुल अपने जो राजा है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जब लोग अपने राजा से परेशान हो जाएंगे, क्या लोग चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। जब लोग चुप नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, विद्रोह की भावना दोबारा क्रिएट होगी, और वो हम देखेंगे कि 1830s के आते आते दोबारा से लोग फ्रांस के अंदर दोबारा लड़ाई करेंगे, दोबारा अपने हक के लिए लड़ेंगे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। मतलब, और यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार भी इनसे छीन लिया गया। इतनी बुरी कंडीशन इनकी हो चुकी है फ्रांस के अंदर। आई होप इतना क्लियर हो चुका आपको। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आधा घंटे का लेक्चर हो चुका होगा। आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, रेवोल्यूशनरीज मतलब कि जो ये लड़ाई करने की भावना जिनके अंदर है, ये कैसे हमारे सामने उभर के आए, क्या होता है इनके अंदर, क्या क्या चेंजेस लेके आए, ये सब सारे लोग इंडिया से थोड़ा लिंक करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप उसको मिस ना कर पाओ। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक प्रोडक्टिव क्लास के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।